तो स्वागत है आप सभी का। जैसे कि अभी रिसेंटली मतलब अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कल ही पीआईबी ने इसको कवर किया था कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 अब आ गई है। अब ये रिपोर्ट से पता क्या लगता है कि हमें पूरे भारत में फॉरेस्ट की जो स्थिति है, साथ में थोड़ा वर्ल्ड का भी इन्होंने कवर किया हुआ है। अब उसमें मैंग्रोव्स को भी कंसीडर कर लिया है, मतलब सारे प्रकार के फॉरेस्ट वगैरह की स्थिति हमें ये एक ऑथेंटिक सोर्स से मिल जाती है। कौन से राज्यों में, कितने राज्यों में फॉरेस्ट बढ़ा है, कम हुआ है, ट्री कवर क्या होता है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ठीक है, और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा। और इसके बाद में आप वीडियो को ठीक से पूरा देख लेना। आने वाले 1-2 सालों में अब यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे फॉरेस्ट वगैरह को डेटा को लेके, यही एक ऑथेंटिक सोर्स बन जाएगा। 350 से ज़्यादा पेज की एक रिपोर्ट है वॉल्यूम 1। या तो आप वो पढ़ो, ठीक है, उसमें पूरे डेटा निकालो, अपने नोट्स बनाओ, या फिर ये 15 से 20 मिनट में वीडियो देखो और अपना काम खत्म करो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ आप पढ़ते पढ़ते आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी। अब स्टेट पीसीएस या यूपीएससी सबके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट है, जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, वो हमारे पास जब पहुंचती है तो किसके द्वारा, तो इसमें अपने को सबसे पहले याद रखना है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसमें योगदान होता है। जी सर, हर 2 साल में हमें देखने को मिलती है। मतलब इसके पहले का यदि आप वीडियो देखोगे तो 2021 की देखने को मिलेगी मेरे ही द्वारा। उसमें भाई सुदर्शन गुर्जर आप देखोगे तो मिल जाएगा वो, ठीक है। ये 18th रिपोर्ट है, मतलब 18 बार आ चुकी है। 1987 से ये शुरू किया था इन्होंने। हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकता है फैक्चुअल स्टेटमेंट के रूप में, सो प्लीज नोट डाउन करते चले। मैं बहुत आराम से भी पढ़ा रहा हूँ, किसी को लगे 2x पे देख लेना, मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लिख पाओ। पढ़ते ही पढ़ते आप नोट्स भी बनाना, ताकि क्या होगा कि आपका, और लास्ट तक पूरा कंटेंट के नोट्स बनाना है। भले तुम दूसरी बार आके वीडियो देखो, 3 बार में देखो, बट नोट्स पूरे बनाना ताकि याद रह जाएगा। काफी ज्यादा डेटा है, क्योंकि मिनरल जैसा ही डेटा इसमें मिलेगा, इसलिए कह रहा हूं। अब ये तो हो गई कहानी। मंत्रालय हमें पता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये याद रखना है। मंत्रालय भी याद रखना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ये सब सारी चीजें अपने को अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में ये कहां पर इन्होंने लॉन्च किया था, तो ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ये कहाँ है, इसका मतलब इंस्टीट्यूट है कहाँ पर। अब सर्वे से ही समझ में आ रहा है कि अब फॉरेस्ट का सर्वे वगैरह चल रहा होता है। इसके बाद में ध्यान रखना है अपने को कि अब फॉरेस्ट पता कैसे लगेगा, कौन जाएगा क्या, तो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को हम जब सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं तो सैटेलाइट के बारे में पूछ सकता है। तो इसरो द्वारा जो बनाया गया था, जो एक तरह से आप कह सकते हो जो रिसोर्स सेट है, अब जिसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसका रिसोर्स सेट वाली जो कैटेगरी है, तो एक तो ये याद रखना है अपने को कि रिसोर्स सेट जो इंडियन IRS जिसको हम कह रहे होते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा बनाया गया था। इसमें जो सबसे बेहतर जो सेंसर यूज किया गया जो था लेस। अब ये क्या था, तो लीनियर इमेजिंग एंड सेल्फ स्कैनिंग सेंसर 3। ये भी अब साइंस टेक से कनेक्ट करके पूछ सकता है। तो कौन ला रहा है, कितने समय में आ रहा है, 2 साल में आ रहा है, इस बार 18th है, 1987 से शुरू किया है, ठीक है। इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट बनाया गया, लॉन्च किया गया था, वो सब चीजें यहाँ पर सब कुछ इसकी मदद से हम लोग जो है ये सब सर्वे को देख पा रहे हैं। जिसमें जो सेंसर है वो लेस 3 याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बेसिक हो गया। इस रिपोर्ट के बारे में 2 वॉल्यूम है। पहले वॉल्यूम हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का है, दूसरे वॉल्यूम में इन्होंने स्टेट वाइज इस बार को देने का प्रयास किया हुआ है। तो ध्यान देना, हम लोग जो काम की चीजें सारी मैं इसमें एक वीडियो में ही कवर कर दूंगा। 2 मिनट आपका समय लूंगा। आपको याद होगा प्रतिष्ठा इवेंट में अनअकैडमी का एक बहुत बड़ा ऑफर आया था, जहां पर यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जितने महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उतने महीने का आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा था। 9 महीने पे 9 महीने फ्री, 12 महीने पे 12 महीने फ्री, और 50% और एक्स्ट्रा फी था। तो आप लोग ये याद रखें कि ये ऑफर कल एंड हो रहा है। कल एंड होने से मतलब है 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को। अब सब्सक्रिप्शन आप लेकर घर बैठ के, एक इंटरनेट चाहिए, घर का रूम चाहिए, और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, मैं बता रहा हूं सारी तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हो जाएगी। नए बैचेस लाइव हैं, 30 तारीख से शुरू भी और हो रहे हैं। ऑफर एंड टुमारो, मतलब अब ये, अच्छा मान लो आप 3 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी भी ये वीडियो देखें, नीचे लिंक दे रहा हूं, एक बार क्लिक करके चेक कर लेना, आपको ऑफर कुछ मिलेगा, आप उसके हिसाब से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाद में भी। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, कोड SGYT10 इसका इस्तेमाल करें, इससे आपको ये पूरा डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा, SGYT10। बाकी अनअकैडमी पर भी जाकर मेरी प्रोफाइल पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी। डेली शाम को 7 बजे फ्री सेशन भी होते हैं मेरे। आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा आपको मैं डिटेल पहले समझाता हूं कि हमारा जो ये पीडीएफ आपको नीचे लिंक है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो जो है आपको ये बात याद रखनी है कि मान लीजिए कि हमारा जो प्यारा भारत है, अब धरती की तो बात हो गई कि लैंड है, अब उस लैंड में हर जगह ही तो फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे हमें, तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कुछ कैटेगरी हमने डिवाइड कर दी कि हम लोग जो लैंड यूज है हमारा वो किस तरह से है, कि हम लोग जो भूमि का उपयोग कर रहे हैं वो कैसे कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि लगभग लगभग जो ऐसी धरती भारत की जिसको यूज कर सकते हैं किसी ना किसी चीज में, वो करीब करीब उसका 93.23 के आसपास परसेंटेज है। ये ज्यादा कोई काम का नहीं है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि फॉरेस्ट लगभग उस पर कितना है, तो ये 21.9% है, ये अपने को याद रखना है। अब और भी कैटेगरी है, बाकी भी तो है, बाकी जगह कहाँ चीजें यूज हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ जगह आप कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते, कुछ ऐसे हैं जहां पर घास के मैदान बने हुए ग्रेजिंग लैंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऐसे हैं जहां पर हमने क्या किए हैं कि बाग लगा दिए हैं, आम के वृक्ष हो गए, फल वगैरह के, अब उनको तो तुम खेती नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते उसको, बाग उपवन लगे हैं, तो उनका कुछ प्रतिशत है 0.9 के आसपास। फिर कुछ वेस्टलैंड हो गया, 4 वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब होता है कि जो बंजर भूमि है, 5 साल से ज्यादा की जो बंजर भूमि हो गई वो हो गई कल्चर हो गया, तो वो करीब 3% ऐसी है भारत में जो बिल्कुल, अब ये फैक्ट आ सकते हैं कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में कि किससे कौन ज्यादा है किससे कौन ज्यादा है, इसलिए याद रखना। फिर एक है फैलो अदर देन करंट फैलो, का मतलब ये है कि 1 से 5 साल के बीच में यदि कोई मतलब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल से कम और 1 साल से ज्यादा वाला लैंड जो बंजर पड़ा हुआ है उसका प्रतिशत भी करीब 3% के आसपास है। करंट फेलो मतलब जो कि 1-1.5 साल से खाली है, 1 साल से खाली है, अभी फिलहाल बंजर है, वो 4% है। और नेट सोन एरिया मतलब कुल हम कितनी खेती करते हैं, मतलब जिसमें बीज बोकर, तो इसमें पूरा डेटा यदि मैं आपसे कहूं तो नेट सोन एरिया का अपने के लिए याद रखना है कि कुल खेती हम लोग लगभग 42.89 पे, मतलब एग्रीकल्चर वाली जगह है ये। बाकी जो हमने वन उपवन फलों के पौधे वगैरह जो सब लगा के रखे हैं, ट्री क्रॉप्स वगैरह, वो 0.92% है। उसके बाद में फॉरेस्ट 21.9% है। तो एक बेसिक आपको ये भी आइडिया होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा भारत में जो लैंड यूज करते हैं हम, वो किन किन सेक्टर में यूज होता है। कुछ बंजर भी है, कुछ 5 साल हो गए बंजर हो रहे, 5 साल वाले को हम कल्चरेबल वेस्टलैंड कह रहे हैं। अभी जो 1-8 साल से खाली पड़ी है, इंटेंशनली भी खाली छोड़ देते हैं लोग ताकि मिट्टी सही हो जाए, फर्टाइल हो जाए। और कुछ 1 से 5 के बीच में फैलो अदर देन करंट फैलो बोला जाता है उसे। सो प्लीज इसका एक कंटेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ पीडीएफ आप लोग नीचे से डाउनलोड कर लेना, तो आपको ये सब डाटा मिल जाएगा। बट एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखना है कि एग्री नेट सोन एरिया, कुल निवल क्षेत्र, कुल बोया गया क्षेत्र जो होता है वो लगभग 40% से ज्यादा है। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से पहले समझना होगा कि फॉरेस्ट कवर होता क्या है। अभी आप मैं रैंडम कहूं कि अरे 1 फॉरेस्ट देख के मतलब 1 है, नहीं, उसका क्राइटेरिया है। फॉरेस्ट कवर मतलब सीधी सी बात याद रखना कि एटलीस्ट 1 हेक्टेयर का लैंड होना चाहिए, 1 हेक्टेयर या उससे बराबर या उससे ज्यादा तो हो गई। अब वो लैंड है 1 हेक्टेयर का, साथ ही साथ उसमें जो पेड़ लगे हुए हैं उसका कम से कम 10% का हिस्सा कैनोपी का होना चाहिए। मतलब ये कि कैनोपी शब्द को पहले समझो। कैनोपी का मतलब होता है जो वृक्ष का ऊपरी जो भाग होता है उसको हम कैनोपी कहते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे यहां पर आप देखेंगे तो आपको ये फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो एकदम बिल्कुल घना वन दिख रहा है आपको, ठीक है। इधर थोड़ा सा कम घना हो गया, इधर और कम हो गया, इधर बिल्कुल दूर दूर हो गया। तो मतलब यदि मैं आपसे कहूं कि यहां पर मेरा पेड़ लगा हुआ है, यहां पर भी पेड़ लगे हुए हैं, यहां पर भी पेड़ लगे हुए हैं, और यहां एक पेड़ यहां लगा हुआ है, इधर एक लगा हुआ है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कैनोपी कहां ज्यादा है। कैनोपी मतलब ये ऊपर का ये हिस्सा, ठीक है, पेड़ का। तो ये जब 10% लैंड के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग देखें उससे ज्यादा होगा तो वो फॉरेस्ट की कैटेगरी में हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो इधर, ये भी कैनोपी है, इसको बोलोगे क्या आप, तो कैनोपी है, लेकिन उतना प्रतिशत लैंड के हिसाब से क्या हो गया, कम हो गया। तो फिर से आप समझते हैं कि फॉरेस्ट कवर वन का जो क्षेत्र है एक्चुअल में कम से कम 1 हेक्टेयर से ऐसा ज्यादा एरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर के सामने 5 पेड़ लगे हैं तो तुमने उसको फॉरेस्ट कह दिया, नहीं, एटलीस्ट 1 हेक्टेयर की कैटेगरी है। उसके बाद ट्री कैनोपी ऑफ मोर देन इक्वल टू 10%, मतलब उसमें भी अब 1 हेक्टेयर में भी मतलब 10% से ज्यादा कैनोपी का क्षेत्र होना चाहिए। मतलब उतने, इनडायरेक्टली वो पेड़ों की डेंसिटी के बारे में बात भी कर रहा है कि उतने पेड़ पौधे तो कम से कम होने चाहिए। नहीं तो अब आप हर 1 हेक्टेयर भी फॉरेस्ट नहीं हुआ,
पेड़ भी होने चाहिए। अब पेड़ ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर दूर लगे हैं, नहीं तो मेरे घर के आगे का मैंने 1 हेक्टेयर कर लिया और मेरे यहाँ तो फॉरेस्ट है, उतना डेंस होना, क्योंकि जितना डेंस होगा उतना ही कैनोपी भी ज्यादा होगी, तो उसके हिसाब से इन्होंने क्राइटेरिया रखा। ये सब बातें क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह में भी डेफिनेशन दी गई है, हमने 1 हेक्टेयर का क्राइटेरिया लिया हुआ। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, फॉरेस्ट कवर में ऐसा कुछ नहीं कि कोई पेड़ पर्टिकुलर यही होगा दूसरा होगा, हर चीज कवर करी, हर पौधा कवर करा है, मतलब एक वाइड रेंज कवर करी है हम लोगों ने। बैम्बू, फ्रूट, कोकोनट तक इसमें है, मतलब इसको भी हम फॉरेस्ट में कंसीडर कर रहे हैं। नहीं तो एक बार एग्जाम में ऐसा आ जाए तो हम घबरा जा रहे हैं, यार पता नहीं कोकोनट है कि नहीं। ये तो छोड़ो, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि टी एंड कॉफी प्लांटेशन को भी फॉरेस्ट कवर में रखा गया है। समझ में आई कितनी इंटरेस्टिंग बात है? देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं पूरा आराम से शांति से देखना है आपको क्लास, ठीक है? तो फॉरेस्ट कवर 1 हेक्टेयर से ज्यादा 10% एटलीस्ट वो होना चाहिए उसकी कैनोपी। लेकिन उसमें इन्होंने और बोला है, जरूरी नहीं, अब मान लो बहुत ज्यादा कैनोपी हो गई, 70% से ज्यादा हो गई, मतलब एक लैंड का 70% में ही पूरा फॉरेस्ट ही लगा हुआ है, तो वो वेरी डेंस हो गया बहुत। अब यहां देखोगे 70% लैंड में तुमको कैनोपी दिख रहा है। फिर और आगे जाओगे तो यदि 40 से 70 के बीच में है तो वो मॉडरेटली डेंस है, मतलब कंपेरेटिवली कम घनत्व है। ओपन फॉरेस्ट मतलब थोड़े से और खुल गए आप फॉरेस्ट, ये मतलब इतना ज्यादा उसमें एक तरह से आप कह सकते हो 10 से 40% के बीच में। और फिर वो झाड़ियां हो गई स्क्रब, जिनका 10% से कम रहेगा वो फिर झाड़ियां वगैरह हम लोग बोलने लगेंगे, ठीक है? तो ये क्राइटेरिया आप लोग देख लेना। तो जो सरकार जितने फॉरेस्ट रिकॉर्ड कर लेती है, मतलब कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व बना देती है, रिजर्व फॉरेस्ट मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि बिल्कुल आरक्षित हो गई। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब आप जहां पर सरकार बिल्कुल निगरानी रखती है सारी चीजों में, कोई आपको मतलब वहां पे पशुचारण वगैरह सब कुछ बंद होता है। और एक होता है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जहां पे थोड़ी बहुत छूट दे दी जाती है ट्राइब्स वगैरह के लिए भी। तो ये जो सब सरकार के अंतर्गत फॉरेस्ट होते हैं उसको इन्होंने वर्ड यूज किया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्ड जिसका रखा हो, ठीक है? अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझना है, ट्री कवर समझना अच्छे से। मान लीजिए कि ये 1 हेक्टेयर की जमीन है और यहां पे अच्छे पौधे भी लगे हैं, खूब पेड़ लगे हैं, डेंसिटी भी बहुत है, तो तुम इसे क्या बोल दोगे? फॉरेस्ट कवर कह दोगे, फॉरेस्ट कवर बोल दोगे कि वन का क्षेत्र है ये। लेकिन अब हम लोग नॉर्मल जा रहे हैं किनारों, अब घर के सामने रोड पे आपने देखे होंगे ना, वो भी तो पेड़ लगे हुए हैं, उनको क्या बोलोगे आप? तो उनके लिए जो वर्ड यूज किया इन्होंने ट्री कवर यूज किया। वन का जो क्षेत्र के अलावा जो बचा हुआ है, खुले जगहों पे जो पेड़ लगे हैं, आपके घर के आगे, मेरे घर के आगे जो पेड़ लगे हैं, वो ट्री कवर कहलाते हैं, ठीक है? तो ऐसा एरिया जो ट्री आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, मतलब यहां फॉरेस्ट है बहुत सारा, उसके बाहर जो भी पेड़ पौधे हैं आपके घर के आगे आसपास, ये सब वो ट्री फॉरेस्ट में, मतलब रेंज फ्रॉम दैट कवर्ड बाय सिंगल ट्री टू पैचेस ऑफ ट्री लेस देन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम। लेकिन क्योंकि 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो जाएगा तो फॉरेस्ट कैटेगरी में जाएगा, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है? समझ आ गई बात यहां तक? आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम से मैं समझाने की और कोशिश कर देता हूं। अब देखो, ये रिकॉर्डेड है, अपन ने इसको रिकॉर्डेड कर, मतलब सरकार के द्वारा ये घोषित किया गया भाई फॉरेस्ट है, ये 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, ठीक है? और अच्छी ज्यादा यहाँ कैनोपी भी दिख रही है, ऊपरी हिस्सा खूब दिख रहा है, डेंस दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हो गया अपने लिए एक तरह से फॉरेस्ट एरिया। लेकिन अब घर के आगे आसपास मंदिर वगैरह के किनारे कुछ फॉरेस्ट लगे हैं, कुछ मतलब पेड़ लगे हैं, कुछ पैचेस लगे हैं, तो वो फिर ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट, TOF हो गया वो। तो सरकार सिर्फ फॉरेस्ट को ही काउंट नहीं करती है, उसके बियॉन्ड जो पौधे लगे हैं उनको भी। तो जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वो फॉरेस्ट कवर हो गया, ठीक है? और जो बाहर इधर हमारे आसपास जो वन पौधे लगे होते हैं, देखो क्या है आजकल आपने देखा होगा, बहुत लोग इनिशिएटिव लेते हैं पौधा लगाने के लिए। तो जरूरी नहीं कि लोग अपना मतलब कोई प्लांट करना, एक ट्री, जैसे अपने जन्मदिन पे पौधा लगा दी तो तुम फॉरेस्ट में लगाने जाओगे क्या? अपने आसपास भी तो लगा रहे हो। तो आजकल लोग इनिशिएटिव लेते हैं कि 1000 पौधे लगाए, 10,000 पौधे लगाए, 50,000 पौधे लगाए। तो वो पौधे कहीं फॉरेस्ट में जाके नहीं करते हैं, वो आसपास के क्षेत्रों में लगा देते हैं, पर उनको भी तो काउंट करना होगा फिर। तो इसीलिए उसके लिए जो वर्ड यूज किया है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, मतलब ये जो वर्ड यूज था ट्री कवर, उसे हम ट्री कवर बोल रहे हैं बेसिकली, ठीक है? तो अब हम 2 हिस्से में सब क्यों पढ़ा रहा था बताऊंगा। देखो, अब आपसे बोलेगा फॉरेस्ट कवर कितना है, अभी फिलहाल लेटेस्ट डेटा तो 21.76, ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, है ना, ये भी सब करना है। अब ट्री कवर
मतलब जो फॉरेस्ट नहीं है जहां पे, और बाकी हमारे आसपास के जो पौधे हैं वो करीब करीब 3% कवर करता है। तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना हो गया, तो ये भी याद करो, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। नहीं तो हम तो पढ़ा टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर, लगा दिया 21%, हो गया का खत्म गया। भाई ट्री कवर इज अ डिफरेंट थिंग, ये आपको अभी रियलाइज हुआ होगा कि ट्री कवर कोई अलग चीज है, ठीक है। मतलब ये तो फॉरेस्ट हो ही गया, उसके बाद ये फॉरेस्ट हो गया, इसके बाद आपके घर मेरे घर आगे जो ट्री कवर लगे उनको कह रहे हैं। झाड़ियां जो फॉरेस्ट नहीं है वो ये परसेंट है, ये डेटा भी मिल जाएगा। शांति से टेबल बना बना के अब आपको लिखना है, ठीक है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बोल क्या रहा हूं। अब क्षेत्रफल में टॉप 3 स्टेट कौन से हैं, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है जहां पे फॉरेस्ट वन, सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पाया जाता है। ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश, पिछली बार भी देखा था हमने, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। बनाओ, जब तक मैं एक मैप बना देता हूं तुम्हारे लिए। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट यहां मिल रहा है। लेकिन अगला पढ़ो, अगला क्या है देखो, अगला पढ़ो, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। मतलब क्या, मतलब ये कि फॉरेस्ट तो है ही है, प्लस अब खुले खुले जो पौधे लगे रहते हैं इधर उधर हमारे गांव शहरों में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दूं मैं, ट्री कवर का भी और फॉरेस्ट का भी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दूं, तब फिर मध्य प्रदेश तो रहेगा ही ऑफ कोर्स, ठीक है भैया। और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा है महाराष्ट्र। यहां चेंज हो गई पिक्चर, क्योंकि इसके पहले देखो छत्तीसगढ़ था, समझ आई बात। तो जब सिर्फ मैं वनों की बात करूंगा, फॉरेस्ट की बात करूंगा, तो ये 3 आ गए। लेकिन फॉरेस्ट के साथ जब मैं और भी जो खुले पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं आसपास हमारे, बियॉन्ड फॉरेस्ट के अलावा, उनको काउंट करूंगा, तो फिर वहां पर छत्तीसगढ़ की जगह महाराष्ट्र आ जाएगा। सीख क्या रहे हो आप मेरे से, कि जब क्वेश्चन आएगा तो मैं ये देखूंगा कि उसने सिर्फ फॉरेस्ट कवर तो नहीं बोला, या फॉरेस्ट एंड ट्री भी बोला है। ट्री कवर बोलेगा तो आपको दोनों चीजें अलग अलग करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसके बाद में इधर ये देखो, सिर्फ ट्री कवर ही देखना हो कि सिर्फ, अब यहां पे फॉरेस्ट लिखा है क्या कहीं, ओनली ट्री कवर, ओनली ट्री कवर बोला, तो आप लोग याद रखना महाराष्ट्र। मतलब सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पौधे लगे हैं, पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं। फॉरेस्ट को हटा दे तो, फॉरेस्ट के अलावा और खुले में यदि कहीं पौधे आप देखो तो महाराष्ट्र में ज्यादा, राजस्थान में क्योंकि बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं पेड़ लगाने के, और यूपी। ये डेटा याद रखेंगे आप, है ना। तो ट्री कवर समझ में आ गया, मैक्सिमम ट्री कवर। ट्री कवर शब्द क्या है, परसेंटेज में देखोगे ना यदि आप ट्री कवर के उसमें, तो चंडीगढ़ ज्यादा है भैया परसेंटेज में, प्रतिशत में, ज्योग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में, कि कुल क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा पौधे कहां लगाए हैं। फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं इस स्लाइड में, हम सिर्फ ट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आप पीडीएफ नीचे से लिंक, पहली लिंक मैं दे दूंगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप वहां पे देख लीजिएगा। अब पिछले रिपोर्ट की अपेक्षा इंक्रीज कहां हुआ है फॉरेस्ट, बड़ा कहां है, इंक्रीज कहां हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा, तो मिजोरम में फॉरेस्ट बड़ा है भैया, गुजरात में फॉरेस्ट बड़ा है, उड़ीसा में फॉरेस्ट बड़ा है। प्लीज नोट डाउन कर लेना, इंक्रीज जो हुआ है वो मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा की तरफ। इसके बाद में 3 भी लिख लोगे तो चल जाएगा। अब वही कॉम्बिनेशन, अब इस बार जो अपन पूछ रहे हैं, अब फॉरेस्ट तो अपन ने देख लिया कि फॉरेस्ट कवर कहां, लेकिन अब हर चीज ओवरऑल देखूं मैं कि फॉरेस्ट कवर के साथ में और ट्री कवर के साथ में मैक्सिमम इंक्रीज। पर ध्यान रखना ओवरऑल रैंक में जब काउंट करोगे तो फिर वो तो अभी सिर्फ इंक्रीज की बात हो रही, तो छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान, ये ज्यादा काम का है नहीं, लेकिन ठीक है, इससे ज्यादा काम का ये है। सो नोट्स में इसी को लिखें, भले ये पीडीएफ में नहीं लिखे, पीडीएफ से पढ़ लेना आप। आगे बढ़ रहा हूं मैं।
या पॉज कर लो वीडियो को। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा लॉस कहां हुआ है फॉरेस्ट कवर का? मध्य प्रदेश में लॉस हुआ है भैया, ठीक है, मध्य प्रदेश में लॉस हुआ है, देन आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर त्रिपुरा, फिर अरुणाचल प्रदेश। ये तो पढ़ी लो आप, लॉस। आप मेंस आंसर राइटिंग में इस चीज को मेंशन कर सकते हो, सारी चीजें मेंस आंसर राइटिंग में भी तो मेंशन कर ही सकते हो ना आप इस चीज को। अब यदि ओवरऑल यूटी और स्टेट को मिला लूं मैं, तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां है? कुल ज्योग्राफिकल एरिया का, कुल क्षेत्रफल का, मान लो ये क्षेत्रफल है, कोई एक स्टेट यूटी है, उसमें फॉरेस्ट का परसेंटेज कहां पर ज्यादा है? तो लक्षद्वीप है, लगभग 91% पे फॉरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे। फिर मिजोरम है 85% के आसपास। स्टेट में कोई रैंक पूछे तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। और बाकी अंडमान निकोबार 81%। मतलब ये कि 100% लैंड में से 81% पे तो इनके पास फॉरेस्ट कवर रखा हुआ है। ये भी अच्छा पॉइंट है। इसके बाद में अब जनरल अवेयरनेस, कि अभी का असेसमेंट ये रिवील करता है कि ऐसे करीब करीब 19 स्टेट्स हैं, यूटीज है भारत में, जिनका कुल 33% से ज्यादा फॉरेस्ट है जिनके पास। मतलब नेशन के एवरेज से ज्यादा है। नेशन का एवरेज तो तुम्हें समझ में आ गया कितना था। अभी एवरेज मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो कुल वैल्यू हमें मिली थी, यस, दैट इज 21.76। तो उससे ज्यादा यदि कोई बोल दे कितने हैं, 33, एटलीस्ट 33% के रिस्पेक्ट में भी बोले वो ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब इतना चाहिए भी हमें, बेसिकली इतना तो होना चाहिए। वैसे बहुत हो जाता है ये भी। इसमें 8 ऐसे हैं जिसमें मिजोरम अभी बता रहा था, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह, ये जिसमें 75% से ऊपर है। जो अभी हमने इसके पहले पढ़ा देखो 80, 80, 90। तो प्लीज ये डेटा आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ढूंढते ढूंढते 3-4 घंटे लग जाएंगे। अब वो फॉरेस्ट कवर में हमने एमपी देख लिया था। अब यदि ट्री कवर के रिस्पेक्ट में भी पूछ लेना वो, तो भी एमपी को रखना है अपने। फिर उधर आंध्रा था ना जो डिक्रीज में, आंध्रा की जगह जो ले ली वो अब इधर ले ली, जैसे क्योंकि अब ट्री कवर, ट्री का नुकसान कर्नाटक, कर्नाटक लद्दाख कंस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है भाई, तो डिक्रीज वाले तो याद रखना। अब इन्होंने बोला था कि यदि वर्ल्ड में ऐसा सवाल आ जाए अपने दिमाग में कि वर्ल्ड में यार कौन ज्यादा फॉरेस्ट किसके पास है, जी सर, तो नेट गेन किसने लिया है, पॉजिटिव गेन किसने लिया है, फॉरेस्ट किसने ज्यादा लगाए हैं, तो भारत की इसमें तीसरी रैंक आ रही है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तीसरी रैंक आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। मतलब हमने लगभग 250 हेक्टेयर के आसपास पर ईयर 266 की वैल्यू है इसमें, और इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने हालांकि लिया है। तो तीसरे नंबर पे हम लोग बोल रहे हैं, एक स्टेटमेंट ये आ सकता है। ओवरऑल टॉप कंट्रीज फॉरेस्ट एरिया की यदि हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 10th है, 10वें नंबर पे। देखो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं, बड़ी काम की हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड। ये एक वीडियो से आपके पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करेंगे हम मैंग्रोव। मैंग्रोव मतलब समझ गए ना, जिनको नहीं पता बता देता हूं। कोस्टल रीजन्स में जो वन मिलते हैं, सुंदरबन में, डेल्टा, दलदल में जो फॉरेस्ट मिलते हैं ना, मैंग्रोव वन जिसे हम कहते हैं, पानी में डूबे हुए देखा होगा तुमने। सॉरी। तो इसका डेटा प्लीज नोट डाउन कर लेना, ये अलग ही टॉपिक है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, परेशान रहते हो इसलिए। कंपैरिजन, हालांकि मैंने पीडीएफ में यहां देखोगे तो कंपैरिजन दे दिया है 2021 वाले के असेसमेंट से, ये नहीं भी दिखे तो कोई बात नहीं। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स मिलेंगे हमें वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में लगभग 42% के आसपास है, ठीक है। टोटल मैंग्रोव कवर यदि हम देखें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। प्रतिशत यदि हम लोग देखें तो ये यहां पर यदि हम वेस्ट बंगाल में जाएं तो ये डेटा अपने को दिख रहा है, टोटल मैंग्रोव कवर। इसके बाद में सेकंड नंबर पे है गुजरात, सेकंड नंबर पे है गुजरात। तीसरे नंबर पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जी हां। चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश, अच्छे से याद रखना। चेंज में यदि हम देखें तो चेंज किस में सबसे ज्यादा आया, तो इधर हम देखें
तो आंध्र प्रदेश में चेंज प्रतिशत ज्यादा है 13% के आसपास। मतलब ये नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो चेंज लगभग 13 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद मतलब पिछले रिस्पेक्ट में यदि हम देखें तो मतलब 408 था पहले आंध्रा में, तो वो 421 मतलब बढ़ा, तो चेंज हुआ, तो सबसे ज्यादा चेंज आंध्रा में हुआ। तो चेंज वहां लिख लो, नोट्स बना लो, चेंज जो है मैंग्रोव में प्लस हुआ है कहां पे, तो आंध्रा में सबसे ज्यादा हुआ है। इसके बाद 12 वाला जो है महाराष्ट्र में भी चेंज अच्छा दिख रहा है, महाराष्ट्र का भी लिख लो चेंज में, महाराष्ट्र भी मतलब इनमें बड़ा है, पर सबसे ज्यादा तो जो है वो वेस्ट बंगाल है। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं ना, ध्यान रखना। पहले तो मैंने क्या लिखवाया है, पहले जो बात करी अपन ने वो क्या करी है कि कहां कहां पर ज्यादा है, तो पहले वेस्ट बंगाल में ज्यादा है, जी हाँ, गुजरात में है और अंडमान निकोबार में, ये अपन ने पहले कर लिया। और फिर आंध्र प्रदेश भी ऐड कर लो। अब बात कर रहा है चेंज कहां ज्यादा हुआ है, मतलब और कहां ऐड हुआ है चेंज, बदलाव ज्यादा मतलब एडिशन, तो 13 के आसपास आंध्रा में और महाराष्ट्र में चेंज हुआ है। वो बोल सकता है सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ है, गुजरात में, -36 हो गया, कम हो गया, मतलब पहले 1200 करीब था, अब कम हो गया है। तो माइनस चेंज माइनस जो हुआ है वो हुआ है गुजरात में, नुकसान मतलब ओवरऑल डिक्रीज ही हुआ है। तो यहां एक बात इंपॉर्टेंट अपने को ये याद रखनी है कि डिक्रीज हुआ है मैंग्रोव, मतलब आप जरा यहां पर पिछले साल का मतलब पिछले वर्ष का 2021 में जब अपन देखें तो ये कुछ टोटल दिख रहा है हमें 4999, ये चीज 4991 में आ गई, मतलब 4991 में आ गई। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि हम लोगों को मैंग्रोव को जो है थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ ले जाना है। मतलब यदि करंट असेसमेंट क्या कहता है कि मैंग्रोव कवर जो है भारत में यदि ऑब्जर्व करें हम लोग तो ओवरऑल उसका कंपैरेटिवली पिछले वर्ष की अपेक्षा डिक्रीज हुई है चीजें, ठीक है। उसके बाद में एरिया वाइज देखें हम तो 0.515%, ये बात तो अपने को याद मतलब पहले भी पता होगी, आप लोगों को नहीं भी पता तो ध्यान रखना कि इतना प्रतिशत भारत के ज्योग्राफिकल एरिया का मैंग्रोव जो है कवर करता है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% है। और 2021 का असेसमेंट यदि हम लोग देखें तो देयर इज अ डिक्रीज है, मतलब मैंग्रोव बड़े नहीं है, मैंग्रोव कम हुए हैं। कम में हमने जो देखा कि गुजरात में काफ़ी बड़े लेवल पे जो है चेंजेस मतलब नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार में भी हानि पहुंची है। और बढ़ोतरी में यदि हम ओवरऑल चेंज में देखें तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र कंपेरेटिवली, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र आगे रहेंगे। और उसमें चेंजेस में जो नुकसान जो हुआ है वो गुजरात के क्षेत्रों में हुआ है और अंडमान निकोबार वाले रीजन में, और वेस्ट बंगाल में उतना कुछ माइनस में दोनों चीज़ें दिखाई दे रही। तो अपने को याद रखना है इतना कुल क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का कुल इतना मैंग्रोव्स मिलता है, डिक्रीजिंग ट्रेंड हुआ है, ठीक है। मतलब करीब करीब ऑब्जर्व यदि हम लोग करें तो 7.43 किलोमीटर स्क्वायर कंट्री में मैंग्रोव्स जो है वो कम हुए हैं। और आंध्र प्रदेश में हालांकि इंक्रीज आप लोग जो अभी देख रहे थे वो हमें देखने को मिल जाएगा। फिर एक उसमें ना फिश बोन स्ट्रक्चर था, फिश बोन स्ट्रक्चर, ये क्या है फिश बोन स्ट्रक्चर, तो ये एक टेक्निक है मैंग्रोव प्लांटेशन की, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, मतलब उस तरीके से इसका प्लांटेशन किया जाता है ताकि वो बेहतर ग्रो कर सके। तो ये नाम आपके लिए परेशान कर सकता है एग्जाम में, फिश बोन। फिर कुछ ऐसी स्टडी है कि नॉर्थ ईस्ट में यदि हम लोग देखें, जी हाँ, लगभग 67% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ दीज स्टेट्स, मतलब लगभग लगभग आप देखोगे तो इतना प्रतिशत नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट कवर है। थोड़ा सा फॉरेस्ट में डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा है हमें, इसको आप देख सकते हैं। फायर इंसिडेंट सबसे ज्यादा, फॉरेस्ट फायर कहां ज्यादा लगा है उसको लेकर एक कंटेंट अपने लिए काम का हो सकता है। तो उसमें उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट फायर में, ये फैक्ट आपके लिए काम का हो सकता है, ठीक है।
इसके बाद में बैम्बू, बांस, उसको भी कवर किया है हमने। तो लगभग इंक्रीज हुआ है बैम्बू में, है ना, बैम्बू प्लांटेशन वगैरह में, ये भी याद रखना। नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ है, इधर इंक्रीज हम बोल सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बैम्बू आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, और फिर महाराष्ट्र। उसके बाद में जिसमें इंक्रीज अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा हुआ है, सबसे ज्यादा इंक्रीज लिया है उसने तो अरुणाचल में लिया पिछले की अपेक्षा। और डिक्रीजिंग में कर्नाटक बैम्बू में कम हो गया, सबसे ज्यादा बैम्बू एमपी में, इतना तो कम से कम करो। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री के कॉन्सेप्ट आते थे कि मतलब आप एग्रीकल्चर के साथ वनों को लगाने का प्रयास करें। वो सबसे ज्यादा हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला, अच्छा डेटा आएगा, आप अपने मेंस में यूज कर सकते हैं, फॉलोड बाय कर्नाटका। ठीक है। उसके बाद में यदि हम लोग थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करें, यहां पर ध्यान दें तो मतलब यूटीज में देखोगे आप, यूनियन टेरिटरी में, तो जम्मू कश्मीर भी पीछे नहीं है। फिर कार्बन स्टॉक के बारे में बात होती है। कार्बन स्टॉक, कार्बन कौन जो है, मतलब एक तरह से कार्बन कंटेंट, और किसमें फॉरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग जो हम बोलते हैं, फॉरेस्ट हमें यूज ही होते हैं कि हम कितना कार्बन सिंक कर सकते हैं, उस चीज में कार्बन स्टॉक में अरुणाचल प्रदेश सर इसमें आगे है। फिर अपना एमपी आएगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट उधर थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा है। फिर लकड़ी, वुड स्टॉक, ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड, तो ये इंक्रीज हुआ है, लकड़ी वगैरह उत्पादन जिसको हम कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश इसमें वुड स्टॉक में, ग्रोइंग स्टॉक इसके पास ज्यादा है, इतना आप लोग याद रख सकते हो। और यदि आउटसाइड फॉरेस्ट सिर्फ ट्रीज को लेकर बात करें, फॉरेस्ट में बात ना करें, तब फिर महाराष्ट्र रहेगा। तो ये एंड के थोड़े काम के हैं कुछ कुछ यदि आप देखोगे तो, बट रिस्क लेना नहीं आज के टाइम पे, ऐसे जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं हमें। फिर एक वर्ड मिला था मुझे, LULUCF, लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री, उसका फुल फॉर्म है ये। क्या है सर ये? अपना जो क्लाइमेट चेंज और ये UNFCCC के द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह नहीं लाते, उस दौरान ये टर्म आया था, जिसमें हम ऐसी कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा लैंड यूज बहुत अच्छे से हो, उसमें गुड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट लगे, रिफॉरेस्ट्रेशन हो। तो इस लैंड को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं बेहतर, ताकि हम कार्बन कंटेंट को और कम कर सकें एटमॉस्फेयर से। जी सर, तो उससे संबंधित है। तो ये आपको स्लाइड आपको मैंने दी है, तो जरा एक बार आप रीड कर लेना। जैसे वन लगाना, रिफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन को बचाना, एग्रो फॉरेस्ट्री। जी, तो इसमें ये सारी कहानी जो है ये LULUCF का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग ये ध्यान रख रहे होते हैं कि कैसे भी लैंड यूज चेंज और फॉरेस्ट्री तीनों एस्पेक्ट आ रहे होते हैं। क्योंकि कई बार जैसे फॉरेस्ट क्लियर करके लोग अर्बनाइजेशन की तरफ शिफ्ट होते हैं ना, तब ये उसको लेकर ये वर्ड वगैरह आया था। तो ये सारा रिपोर्ट का जो मेन इंपॉर्टेंट डेटा मैंने दे दिया है। प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी मेहनत कितनी कम हो गई है इस वीडियो की मदद से। शेयर करो, चैनल को आप सब्सक्राइब करो और शेयर कर सकते हो। और एक बार जो नए बच्चे हैं चैनल पे जाके देखो, तो बहुत कुछ मिल रहा है। और ये ऑफर कल एंड हो जाएगा, तो सब्सक्रिप्शन लेकर आपकी UPSC की जर्नी को मैं कह रहा हूँ कि बहुत बेस्ट लेवल पर हम लोग ले जा सकते हैं। अनअकैडमी के एजुकेटर सब कुछ आपके लिए बेहतर करेंगे। कोड मेरा SGYT10 है। आप अनअकैडमी पर भी जाकर मेरी प्रोफाइल पर लर्न कर सकते हैं। बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, डेली शाम को 7 बजे भी होती हैं। और चाहे आप लाइव क्लास ले लीजिए, कोई छूट जाए तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपके पास। डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ घर बैठ के आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ये ऑफर जो है प्रतिष्ठा इवेंट में आया था, जहाँ पर जितना आप सब्सक्रिप्शन ले रहे थे उतना ही आपको बेनिफिट मिल रहा था। मतलब 9 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 9 महीने का बेनिफिट, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 12 महीने का बेनिफिट, ये सब फ्री मिल रहा था फ्लैट 50% ऑफ के साथ। इससे बड़ा ऑफर नहीं था अनअकैडमी पे, ये कल एंड होने जा रहा है। सो आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। नीचे लिंक मिल जाएगी PDF की। थैंक यू सो मच।